हेलो साथियों, मैं आपका अपने चैनल हिंदी क्लासेस बाय शिक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास या साहित्य स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला लेसन है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं जो मैंने अपने यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान बनाए थे। ठीक है, जो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आइए पहले पढ़ते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भारतीय आर्य भाषा। पहले क्या आएगा? भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। नंबर 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें प्राचीन आर्य भाषा जो है इसको हमने 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और इसमें संस्कृत आती है। संस्कृत से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और मध्यकालीन भाषा को बांटा है हमने 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। और इसमें 3 भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में बटी हुई है। एक पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को हमने 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व और प्राकृत से 1 ईसा पूर्व से 500, और अपभ्रंश को 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर हमारी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये हमने 1000 ईसा पूर्व से अब तक यानी हिंदी भाषा आती है इसके अंतर्गत। पाली भाषा, पाली जो है हमारी प्रथम देश भाषा है। पाली क्या है? हमारी प्रथम देश भाषा है। और इसमें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक लिखे हुए हैं। ठीक है, जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखा हुआ है जो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक भी पाली भाषा में लिखा हुआ है। ये साधारण बोलचाल की भाषा में है। अभिधम पिटक धर्म की रक्षा हेतु होता है। विनय पिटक विनय के उपदेश के कारण होता है। देखो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में 3 जो बौद्ध ग्रंथ है वो लिखे हुए। इसमें एक सुत्त पिटक, एक अभिधम पिटक है, एक विनय पिटक है। सुत्त पिटक में क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा होती है उसमें। ठीक है, अभिधम पिटक में ये देखो धम लिखा हुआ ना, धर्म की रक्षा हेतु। विनय पिटक में विनय के उपदेश है। ठीक है, जो विनय भाव से किया जाते हैं वो इसमें क्या है? उपदेश है। और प्राकृत, ठीक है, फिर दूसरी भाषा हमारी प्राकृत। ठीक है, ये प्राकृत भाषा है। पहले हमने पाली पढ़ी। ठीक है, क्या पढ़ी हमने? पाली। देखो पहले हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किससे हुआ? भारतीय आर्य भाषा। आर्य भाषा को हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से 3 भाषा? 3 नंबर 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, नंबर 2 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, नंबर 3 आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। और इसके अंतर्गत संस्कृत भाषा आती है। संस्कृत भाषा से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत निकली है। ठीक है, उसके बाद हमारी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। और इसके अंतर्गत 3 भाषाएं निकली है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व और प्राकृत 1 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, अपभ्रंश 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद हमारी तीसरी थी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक यानी कि हिंदी आर्य भाषा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है पाली। पाली को क्या कहते हैं? प्रथम देश भाषा कहते हैं। ठीक है, इसमें त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। त्रिपिटक के अंदर आते हैं सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या साधारण बोलचाल की भाषा होती है, और अभिधम पिटक में धर्म की रक्षा हेतु, और विनय पिटक में विनय के उपदेश होते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत का पानी किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को। किसको कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को। ठीक है, और प्राकृत में ही हमारे क्या लिखे गए हैं? जैन साहित्य। जितने भी हमारे जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, किस में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। ठीक है, और इसके
5 भेद होते हैं। प्राकृत भाषा जो है इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1 सुरसैनी, नंबर 2 अर्धमागधी, नंबर 3 मागधी, पेशाची और महाराष्ट्री। ठीक है, महाराष्ट्री जो पाली है, प्राकृत है, सॉरी, प्राकृत का पाणी किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को। ठीक है, प्राकृत में क्या लिखे गए हैं? जैन साहित्य। प्राकृत को हमने, प्राकृत के कितने भेद? 5, सुरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, पेशाची और महाराष्ट्री। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी अपभ्रंश भाषा। कौन सी? अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश का देखो भाई, ये है थोड़ा समझने वाली बात और थोड़ा ध्यान से देखना इसको, क्योंकि जो अपभ्रंश है वो भारतीय भाषाओं का विकास, लगा लो, हमारा भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो देखो पहला अपभ्रंश में आती है भाई टोटल हमारी 7 भाषाएं। ठीक है, नंबर 1 कौन सी है? सुरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, सुरसैनी अपभ्रंश के अंदर है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है हरियाणवी, दिल्ली, ब्रज, खड़ी बोली, मेरठ और बिजनौर, इसके क्षेत्र आते हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंदर। और अर्धमागधी में है पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और हम इसको याद करते हैं ट्रिक से ABC। ABC का मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किस में आती है? अर्धमागधी में। ठीक है, और मागधी में आती है बिहारी, बंगला, उड़िया, असामिया। ठीक है, कौन कौन सी मागधी में? बिहारी, बंगला, उड़िया, असामिया। खस में आती है पहाड़ी, पहाड़ी के अंदर आती है कुमाऊनी, गढ़वाली, देहरादूनी, नैनीताल। ठीक है, ब्राचड़ में कौन सी आती है? सिंधी। पेशाची में आती है लहंदा और पंजाबी। ये हाल फिलहाल ही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, पेशाची की भाषा, लहंदा की भाषा वो अपभ्रंश कौन सा है? तो पेशाची से निकला हुआ है। महाराष्ट्री, मराठी। ठीक है, महाराष्ट्र से मराठी बिल्कुल आसान है। एक बार और देखते हैं अपभ्रंश। ठीक है, भारतीय भाषाओं का विकास किस प्रकार हुआ? अपभ्रंश का देखो, सुरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, इससे निकली है पश्चिमी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमागधी से लिख दिया पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। खस से लिख दिया पहाड़ी, पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली, देहरादून, नैनीताल। ब्राचड़ से सिंधी, और पेशाची से निकली है पंजाबी और लहंदा। ये भाई सॉरी पंजाब लिख रहा, पंजाबी आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पंजाबी आएगा। और महाराष्ट्र से निकली है मराठी। ठीक है, अब देखो पश्चिमी हिंदी की बोलियां। ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी में आ गए हम। पश्चिमी हिंदी मैंने ऊपर बताया था आपको, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी हरियाणवी, दिल्ली के क्षेत्र आते हैं, ब्रज आती है, खड़ी बोली आती है, मेरठ आता है और बिजनौर आता है। ठीक है, इसके बाद है राजस्थानी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढानी। ठीक है, अब देखो बिहारी, गुजराती में नहीं आती, बस गुजराती है, बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है, ये मैं जितने भी आपको करवा रही हूँ इसमें से ये लगा लो, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रही। ठीक है, डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ, और इनके अंतर्गत ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे लो, ठीक है, उसी में चाहे PGT का दे लो, चाहे नेट का दे लो, चाहे टेट का दे लो, ठीक है, चाहे PRT का दे लो, साहित्य हर भाषा में आता है, हर लैंग्वेज में। ठीक है, आगे है गुजराती। ठीक है, ये तो हो गया है। अब है किन किन विद्वानों ने, ठीक है, कौन कौन सी भाषा को क्या नाम दिया है? तो भाई देखो, विद्वानों ने अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा है। ठीक है, जो विद्वान हैं उन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा है? संधिकालीन भाषा कहा है। अब अभीरी भाषा किसने कहा है? डंडी ने। ठीक है, किसको कहा आपको पता है? नहीं, पश्चिमी हिंदी को, अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा है।
ठीक है। आभरी भाषा डंडी ने कहा है। अण अण भाषा किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। ग्राम भाषा हेमचंद्र ने कहा है। ठीक है। और अपभ्रंश का प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ठीक है। जो अपभ्रंश का प्रमाणिक प्रयोग है वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश का पहला प्रयोग वल्लभी के राजा धारसिंह द्वितीय के शिलालेख में मिलता। ये अभी भी क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे को याद नहीं है कौन से पेपर में था, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है, तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में हुआ है। ठीक है। आगे है अवहट। ठीक है। अवहट भाषा आगे। अवहट या अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। ठीक है। देखो अवहट भाषा है। अवहट या अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट। आपको ही पता होगा इस बात का, कितने पेपरों में आता है, कितने पेपरों में। और मैं डायरेक्ट आपको ये लगा लूँ, मैं पेपरों से क्वेश्चन उठा के पढ़ा रही हूँ, बस यही लगा लो आप। ठीक है। आगे है। अब ये देखो हिंदी बेल्ट के अंतर्गत हमारे 10 राज्य आते हैं। हिंदी बेल्ट के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 10। उसमें दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, ये हमारे आते हैं हिंदी बेल्ट के अंदर। अब देवनागरी लिपि का विकास एवं मानवीकरण। ठीक है। ठीक है। कैसे हुआ था देवनागरी लिपि का विकास और मानवीकरण? ठीक है। अब देखो लिपि हमारी कैसे बनी? लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है। ब्राह्मी से दक्षिणी शैली, ब्राह्मी से दक्षिण शैली, तमिल और तेलुगु। खरोष्टी से उत्तर शैली। ठीक है। उत्तर शैली गुप्त लिपि। फिर गुप्त लिपि 5वीं 6वीं शताब्दी में थी। कुटिल लिपि 6वीं 7वीं में थी। और इससे हमारे ठीक है। और इससे कुटिल लिपि से ही निकली है अर्धनागरी, पूर्वनागरी, नंदी नागरी। ठीक है। और सामान्य नागरी। ठीक है। अर्धनागरी से पश्चिमी, पूर्वनागरी से पूर्वी, नंदी नागरी से दक्षिण और सामान्य नागरी से उत्तर, यानी देवनागरी लिपि का विकास होता है। ठीक है। और एक और रह गया इसके अंदर। और खरोष्टी लिपि है, अशोक के शिलालेख में इसके लिपि के साक्ष्य मिलते। जो खरोष्टी लिपि है ना, उसके साक्ष्य हमारे अशोक के शिलालेख में मिलते हैं। ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना ये बात। खरोष्टी अशोक के शिलालेख में इसके लिपि के साक्ष्य मिले हैं। इसके खरोष्टी लिपि के किस में मिले? अशोक के शिलालेख में मिले हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप सभी। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? हिंदी भाषा की दूसरी क्लास है। ये मेरे हस्तलिखित नोट है जो मैंने अपने यूजीसी नेट के दौरान अपनी तैयारी को कायम रखने के लिए ही बनाए थे। मैं ये सभी आपको अपनी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रही हूँ, तो कृपया आप इसे लगन से देखें और हो सके तो आप भी ये नोट अपने तैयार कर ले। तो देखो भाई, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। ठीक है। और देवनागरी लिपि को किसने क्या कहा है? तो देखो, सिद्धों ने देवनागरी लिपि को मातृक लिपि कहा है। ठीक है। जो सिद्ध थे उन्होंने देवनागरी लिपि को मातृक लिपि कहा। बुलर ने इसे क्या कहा है? न्यून कोणीय लिपि कहा है। देखो, जो मैं आपको करवा रही हूँ नोट्स, इसमें से सीधे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। ठीक है। ये मत सोचो मैडम ने क्वेश्चन नहीं करवाए। ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी। जैसे हमारा भाषा का लेसन कंप्लीट होता है उसके बाद में इसके क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है। अगला है, इसके देवनागरी लिपि के प्रथम दर्शन हमें कहाँ पे हुए? तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुए थे। अगला है, देवनागरी की प्रथम पुस्तक। देखो भाई, देवनागरी लिपि की प्रथम पुस्तक भी है। कौन सी है? अब ये देखो, ये है चाइनाई योटाटो। ठीक है। ये देवनागरी लिपि की प्रथम पुस्तक है, ध्यान रखना। देवनागरी लिपि की प्रथम पुस्तक है ये। ठीक है। फिर हमारा देवनागरी लिपि सुधार भी हुआ, उसका मानवीकरण भी हुआ और उसके लिए अलग अलग समितियाँ भी बनी। तो देखो, देवनागरी लिपि सुधार व मानवीकरण समिति कब बनी थी? ये बनी थी 1983 ईस्वी में। और किसके द्वारा बनाई गई थी?
केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा ये देवनागरिक सुधार लिपि और मानकीकरण लिपि बनाई गई थी। आगे है, और इसमें देखो भाई, और देवनागरी लिपि के सुधार का प्रथम प्रयास किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपनी केसरी के माध्यम से किया था। आप सभी को पता होगा बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी है वो एक पत्र है, और इसके माध्यम से ही बाल गंगाधर तिलक ने अपने देवनागरी लिपि का सुधार का प्रथम प्रयास किया था। आप सभी ने ये, अगर आपके क्वेश्चन में पे पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि के सुधार का प्रथम प्रयास किसने किया, तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कौन से सन में किया था? 1904 ईस्वी में। और कौन से पत्र में किया था? उन्होंने अपने ही पत्र केसरी में किया था। ये सभी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, ठीक है। आप सभी को पता है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें इसके वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है, कम खर्चीली है ये, ठीक है। समग्रता है, न और अण में, उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। देखो आपने क्वेश्चनों में पढ़ा होगा, ठीक है। देवनागरी लिपि में जो असत्य और सत्य कथन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नियतता है, निश्चितता है। अगला है हमारा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। आगे हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि का मानवीकरण एक रूपता लाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग संस्थाएं बनाई, ठीक है, जिससे हिंदी का विकास हो सके। तो हम देखो, अब ये हम जिन जिन व्यक्तियों ने अपनी संस्थाएं बनाई हिंदी के विकास के लिए उनको पढ़ते हैं। अब इसमें पहला नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर क्या है? तिलक। तो इन्होंने देखो तिलक फ़ॉन्ट ही बनाया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने तिलक फ़ॉन्ट बनाया और केसरी के माध्यम से हिंदी का विकास किया। दूसरा है श्याम सुंदर दास। इन्होंने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया। देख लो भाई, आप सभी जो अनुस्वार प्रयोग करते हैं पंचमाक्षर के द्वारा के स्थान पर, यानी हम बिंदु लगाते हैं, उसका प्रयोग उनका श्रेय किसको जाता है? श्याम सुंदर दास को जाता है, ठीक है। देख लो सभी उदाहरण, जैसे संबंध ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जो अनुस्वार लगे हुए हैं इसका प्रयोग ऐसे। और आप सभी को पता होगा भाई, जैसे संबंध लिखा है तो मैं है, तो एक ही ग्रुप का होना, जिसका ये है तो एक ही ग्रुप का होना चाहिए, तभी बिंदु का प्रयोग होगा। अब मान लो हमने लिखा है संबंध, तो स हमारा कहाँ, मैं कहाँ पे आता है, ठीक है। पै भै मैं, देखो लास्ट में आता है, तो इसलिए इसी वर्ग का होना चाहिए, तब उसके ऊपर बिंदु आएगा। और ये किसने? श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया है। आगे है, महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को क्या कहा है? हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है। और हिंदुस्तानी भाषा कैसी होती है? उर्दू प्लस में हिंदी मिश्रित होती है, ठीक है। और देखो इन्होंने कांग्रेस में अपना योगदान दिया, और 1884 में एलियन ऑस्ट्रेबियन और 1885 में राजनीतिक पार्टी का इन्होंने गठन किया था महात्मा गांधी ने। उसके बाद है पुरुषोत्तम दास टंडन। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनके द्वारा, ठीक है। इनमें से पक्का क्वेश्चन आपको पेपरों में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हिंदुस्तानी विवाद हुआ। आप सभी को पता है महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच में हिंदुस्तानी विवाद हुआ था, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है कि हिंदुस्तानी विवाद किस किस के बीच में हुआ था। जैसे महात्मा गांधी दे देंगे और उसके अलावा और कुछ दे देंगे, या पुरुषोत्तम दास टंडन दे देंगे उसके अलावा और कुछ उसके साथ दे देंगे। मिक्स मैच में आता है ये, और कभी कभी सीधा ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो किस किस के बीच में हुआ था भैया? हिंदुस्तानी विवाद महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच में हुआ था। अब देखो 1961 में भारत रत्न मिला था। किसको मिला था? पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला था 1961 में, ठीक है। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था इनको। किसको मिला था? पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला था। आगे है साहित्य सम्मेलन, ठीक है।
क्या कहा जाता है, इनको प्राण कहा जाता है। साहित्य हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 भी इनको मिला है। ठीक है, आगे हैं, ठीक है, आगे भाई आर्य समाज। आप सभी को पता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। और ये सब ये मत सोचना ये मैं सिर्फ वो करवा रही हूँ जिन्होंने देवनागरी लिपि का विकास किया। हम मान लेते हैं हिंदी का विकास किया हमारे उसमें साहित्य में, तो मैं आपको ये करवा रही हूँ सारे के सारे। ठीक है, ये हिस्ट्री में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं। ठीक है, ये भाषा है हमारी, हिंदी भाषा पढ़ रहे हम। ठीक है, वो अब देखो आर्य समाज। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कब स्थापित किया, 1867 ईस्वी में हिंदी को आर्य भाषा घोषित किया। किसने आर्य भाषा घोषित किया हिंदी को, तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और इस आर्य समाज का गठन कब हुआ, 1867 ईस्वी में। और इनके द्वारा आर्य समाज के द्वारा ही, दयानंद सरस्वती के द्वारा ही डीएवी स्कूल खोला गया था। आप सभी को पता होगा इस बारे में। ठीक है, आगे हैं नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी 1893 ईस्वी में। ठीक है, आप सभी को ये भी पता होगा भाई, जितने मैं करवा रही हूँ सीधे डायरेक्ट आपको पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी, इसकी स्थापना कब हुई, 1893 ईस्वी में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका नागरिक प्रचारणी सभा ने निकाली थी। फिर इसके बाद हिंदू महासभा की स्थापना ही 1904 में किसने की, लाला लाजपत राय ने की। और इनका पंजाब केसरी नाम का एक पत्र था। लाला लाजपत राय समर्थक थे किसके, संस्कृतिनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे। अभ्युदय, मर्यादा, सनातन धर्म, ये क्या है इनकी, ये तीनों पत्र पत्रिकाएं थी। किसकी थी पत्र पत्रिकाएं, लाला लाजपत राय की पत्र पत्रिकाएं थी। ठीक है, अगला है, ये तो आपको पता है, ये तो बहुत ही पेपरों में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। राष्ट्र सभा प्रचार समिति वर्धा 1938 में किसके संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, ब्रहा समाज राजा राम मोहन राय, इसकी स्थापना कभी 1828 में। प्रार्थना समाज गोविंद रांडे, इसकी स्थापना कभी 1867 में। ठीक है, अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने बनाई थी। ठीक है, किसने बनाई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने। और कब बनाई, 1875 में बनाई थी। ठीक है, तो ये देखो भाई मैंने आपको करवाया है देवनागरी लिपि की मानवीकरण और एक रूपता लाने के लिए जितने भी हमारे प्रमुख व्यक्ति थे, उनकी संस्थाएं थी, उनका जो हिंदी के विकास में योगदान हो रहा है वो मैंने सभी आपको करवा दिया है। कौन कौन सी संस्थाएं खुली, किस किस। ठीक है, आर्य समाज हो गया, नागरिक प्रचारणी सभा हो गई, हिंदू महासभा हो गई, लाला लाजपत राय हो गई, राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा हो गई। ठीक है, ब्रहा समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी होगी जो एनी बेसेंट ने बनाई थी। ये सीधा डायरेक्ट आपको पेपर में मिलेंगे, 100% मिलेंगे इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो कृपा करके आप पूरी क्लास को देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जो और बच्चों का भी भला हो जाए। ठीक है, और मैं आपको पता है यूजीसी नेट, एस्टेट, एनवीएस, केवीएस की तैयारी करवाने लग रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी पेपर है प्रोफेसर का जो हरियाणा में निकले हुए हैं, एचपीएससी प्रोफेसर, उसका भी। और मैं आपके साथ ही साथ उसकी भी आपको तैयारी करवाऊंगी। ठीक है, उसके निबंध भी करवाऊंगी, कविता भी करवाऊंगी, सारे करवाऊंगी। ठीक है, आगे करते हैं हम। अब देखो राज्यसभा और राष्ट्रभाषा। ठीक है, ठीक है, राज्यसभा और राजभाषा। तो देखो भाई, राजभाषा संवैधानिक आधार होता है इसका। ठीक है, ये बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा बोली जाती है, शिक्षित वर्ग से संबंधित होती है राजभाषा। और राष्ट्रभाषा को शिक्षित भी बोल सकते हैं, अशिक्षित भी प्रयोग कर सकते हैं इसका। राजभाषा मानक भाषा होती है। ठीक है, और राष्ट्रभाषा विभिन्न बोलियों व भाषाओं का इसमें प्रभाव होता है। राजभाषा में देसी भाषा हो सकती है, विदेशी हो सकती है, दोनों भाषा इसमें मिल सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा की कोई एक भाषा ही हो सकती है।
इसमें एक दो तीन भाषाएं हो सकती है, ठीक है। और राष्ट्रभाषा में कोई एक ही भाषा हो सकती है, ठीक है। आगे देखो राजभाषा, ठीक है। आप सभी को पता होगा वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। आगे है अब देखो हिंदी राजभाषा के रूप में कब प्रतिष्ठित हुई? 14 सितंबर 1949 को। मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं, ठीक है। कुल वर्णों की संख्या 52, इसमें 11 स्वरात, एक अनुस्वार आता है, एक विसर्ग आता है, 39 व्यंजन, ठीक है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। इसके बाद देखो 22 भाषाएं कैसे बनी, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन 1967 15वीं में जो 15वीं हुई थी, 15वीं भाषा जुड़ी 1967 में, वो थी सिंधी, ठीक है। कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा थी, हिंदी भाषा थी। और 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जुड़ी, ठीक है। इसमें थी भाई हमारी, इसमें थी हमारी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। 1992 संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जुड़ी थी, ठीक है। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी थी। और 1992 में 1992 संविधान संशोधन 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 4 भाषाएं जुड़ी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये है भाई, मैंने आपको देवनागरी लिपि के बारे में बताया है, किसने देवनागरी लिपि को क्या कहा है, ठीक है। इसकी वैज्ञानिकता के बारे में बताया है, देवनागरी लिपि की, ठीक है। मानवीकरण, एकरूपता के बारे में जिन जिन व्यक्ति व संस्थाओं का योगदान रहा हिंदी के विकास में, मैंने आपको वो बताया है, ठीक है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में बताया अंतर। राजभाषा हमारी कौन सी है? हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं कैसे हुई? क्योंकि मूल भाषाएं संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संशोधन के अकॉर्डिंग हमारी 15वीं भाषा बनी सिंधी, ठीक है। उसके बाद 3 भाषाएं और जुड़ गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ 92, उसमें चार और जुड़ गई, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थी, ठीक है। तो मैंने आपको आज भाषा भाग 2 में ये करवाया है, ठीक है। कि आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप जैसी चाहते हैं मैं वैसी क्लास प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी, ठीक है। थैंक यू। से 351 तक करवाऊँगी, ठीक है। और 343, 344 ये IMP अनुच्छेद हैं, इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना, क्योंकि इन अनुच्छेदों में से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। तो संघ की भाषा हिंदी व लिपि क्या होगी? देवनागरिक होगी, 343 में कहा गया है। और अंकों का प्रयोग क्या होगा? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप जो होता है उन अंकों का अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा हिंदी में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और 11 और है भाई 15 वर्ष संविधान बनने के, ठीक है। संविधान बनने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा, ठीक है। 1950 से लेकर 1965 तक, यानी 15 वर्षों तक क्या होगा? अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 344, जो मैंने अभी आपसे कहा है, ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है, इसमें से आएंगे। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग के गठन की इसमें बात की गई है। भाई जो राजभाषा आयोग है उसके गठन की बात 344 अनुच्छेद में की गई है, और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति ही सारे फैसले करते हैं, ठीक है। आगे है भाई हमारा 345।
ठीक है, 344 करवा दिया। अब है 345। ठीक है, एक मिनट भाई। अब 345 के अंतर्गत राज्य में प्रादेशिक भाषा होगी या हिंदी का प्रयोग होगा। जो भी उस राज्य की भाषा है उसका प्रयोग कोई भी अगर नहीं करता या हिंदी का प्रयोग कोई भी अगर नहीं करता है तो फिर अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा। तो इसमें क्या कहा गया भाई, जो भी राज्य अगर अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करता जो उस राज्य में बोली जाती है या हिंदी का प्रयोग नहीं करता तो फिर उस राज्य में क्या कौन सी भाषा बोली जाएगी, अंग्रेजी बोली जाएगी। किसके अंतर्गत है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, 345 के अंतर्गत है। अगला है अनुच्छेद 346। यदि दो राज्य हैं या राज्य व संघ है उनके बीच कोई भी कार्य होता है, ठीक है, या तो उस राज्य की भाषा के अंतर्गत होगा या संघ की भाषा के अंतर्गत होगा या फिर हिंदी के अंतर्गत होगा भाई, या राज्य और संघ के बीच कोई भी कार्य है, ठीक है, तो उसमें जो काम होगा वो या तो हिंदी भाषा में होगा या संघ की कोई भी भाषा होगी, चाहे अंग्रेजी होगी, उर्दू होगी, हमारी तमिल हो गया, कुछ भी होगी, उसके अंतर्गत इनका काम होगा। ठीक है भाई, अगला है अनुच्छेद 347। ठीक है, इसमें भाई राज्य की जनसंख्या द्वारा अपनी प्रादेशिक भाषा को मान्यता प्रदान कराने हेतु आग्रह पर राष्ट्रपति द्वारा ही फैसला होगा कि उस भाषा को मान्यता दी जाए या न दी जाए। ठीक है, राज्य की देखो भाई अनुच्छेद 347 में क्या कहा गया है, अभी राज्य की जनसंख्या द्वारा अपनी प्रादेशिक भाषा, भाई जो उस राज्य की भाषा है उसको मान्यता प्रदान कराने हेतु आग्रह पर राष्ट्रपति द्वारा ही फैसला होगा। ठीक है, उस भाषा को मान्यता दी जाए या न दी जाए, इसका फैसला कौन करेगा, कौन करेगा भाई, हमारे राष्ट्रपति ही करेंगे। भाई उस राज्य को जो भाषा है उसकी वो दी जाए या ना दी जाए। आगे है भाई हमारा 348वां 339 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है हमारा, ठीक है, उच्च व उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय व डिग्रियों के अधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होंगे। ठीक है, ये भी 348 मैंने क्या बोला था, IMP क्वेश्चन आए थे इसमें से भी। ठीक है, तो क्या 347 में उच्च व उच्चतम न्यायालयों के अंतिम निर्णय व डिग्रियों के अधिकृत पाठ क्या होंगे भाई, अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। ठीक है, आगे हमारा भाई तो हाँ भाई अगला अनुच्छेद है हमारा 349वां। ठीक है, संविधान निर्मित के 15 वर्षों के अंतर्गत यदि कोई विधेयक आता है तो बिना राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो क्या कह रखा भाई इसमें, यदि संविधान निर्मित के 15 वर्षों के अंतर्गत यदि कोई विधेयक आता है तो बिना राष्ट्रपति के, बिना किसके भी, बिना राष्ट्रपति के, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं होगी वो संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये किसमें कह रखा, अनुच्छेद 349 में। अगला अनुच्छेद हमारे पास 350। ठीक है, यदि जनता चाहे तो किसी भी भाषा में अपनी शिकायत या बात दर्ज करा सकती है। अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को मातृभाषा में क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो क्या है भाई अनुच्छेद 350 में, यदि जनता चाहे तो किसी भी भाषा में चाहे उसकी कौन सी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, राजस्थानी हो, पंजाबी हो, ठीक है, मलयालम या कुछ भी हो, ठीक है, उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी बच्चे हैं या बच्चे तो कोई भी है भाई उसको ही मातृभाषा
जो हमारी माँ की भाषा है उसमें हमें शिक्षा दी जाए। ठीक है, आगे है हमारा अनुच्छेद 351। ठीक है, केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश। ठीक है, 351 में क्या है, जो केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 351 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही हमारा क्या बना था, राजभाषा आयोग बना था। कब बना था, 7 जून 1955 को। ठीक है, उस टाइम हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने ही हमारे राजभाषा आयोग बनाया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, बाल गंगाधर खेर, जिसको अभी वीजी खेर भी कहते हैं। ठीक है, और हमारा केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कब बना था, 1 मार्च 1960 को। कब बना था भाई हमारा केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, 1 मार्च 1960 को। और राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1963 को। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, राजभाषा आयोग कब बना, 7 जून 1955 को। उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खेर भी, जिसको वीजी खेर भी कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कब बना, 1 मार्च 1960 को। ठीक है, और राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, 1963 को। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा था, ठीक है, इसमें दे रखा था 15 वर्षों के बाद भी जब तक कोई निर्देश विधेय नहीं आता तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। ठीक है भाई, अगर 1963 में क्या कहा गया था, राजभाषा अधिनियम बना था जब 1963 में, क्या बात हुई थी, देखो भाई, बना तो राजभाषा आयोग था 1955 में। राजभाषा अधिनियम 1963 में बात की गई थी, 15 वर्षों के बाद भी जब तक कोई निर्देश विधेय नहीं आता तब तक अंग्रेजी का प्रयोग ही क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, ये बात हुई थी इसमें। आगे है भाई हमारा, एक मिनट, आगे है भाई राजभाषा संशोधन अधिनियम। फिर जब जो राजभाषा अधिनियम बना था उसका संशोधन हुआ, कब हुआ था, 1967 में। तब क्या हुआ, तब तक एक भी राज्य अंग्रेजी के पक्ष में है तब तक अंग्रेजी को समाप्त नहीं किया जा सकता। भाई क्या कहा इस अनुच्छेद के अंतर्गत, राजभाषा संशोधन अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया 1967 में, भाई जब तक, ठीक है, जब तक कोई भी राज्य अंग्रेजी के पक्ष में है तब तक अंग्रेजी को समाप्त नहीं किया जाएगा। और इसी प्रकार से आपको पता है हमारे कितने ही राज्य सिर्फ अंग्रेजी में हो गए हैं। ठीक है भाई, अगला अधिनियम आया हमारा राजभाषा आयोग 1976। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे भारत में क्या हुआ, 3 वर्ग बनाए गए। एक वर्ग में सिर्फ हिंदी में कार्य करने वाले वर्ग रखे गए, एक में हिंदी और अंग्रेजी में कार्य करने वाले रखे गए, और एक वर्ग में सिर्फ अंग्रेजी में कार्य करने वाले रखे गए भाई राज्य। ठीक है, अब देखो जो हिंदी में कार्य करने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसको हिंदी बेल्ट भी कहा जाता है। तो हिंदी में कार्य करने वाले कौन कौन से हैं, और इसको क्या कहेंगे, कै वर्ग। ठीक है, हिंदी बेल्ट के अंतर्गत क्या कौन कौन से आते हैं हमारे राज्य, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और जिसमें दो भाषा में या द्विभाषा में काम किया जाता है, द्विभाषा नीति है जिन राज्यों में, वो किस में आएंगे, ख वर्ग के अंतर्गत आएंगे। इसमें हिंदी भी हो सकती है और राज्य की कोई भी भाषा हो सकती है या अंग्रेजी हो सकती है। इसमें गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार। और गै वर्ग के अंतर्गत आते हैं हमारे जो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही कार्य करते हैं। ठीक है, जिनका कार्य सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही होता है वो गै वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और द्रविड़ क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गई आज हमारी क्लास अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो आज हमारी हिंदी भाषा का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।